कुछ नोट्स मैंने आप लोगों को अवेलेबल कराए थे, आप लोगों ने वो नोट डाउन कर लिए होंगे। आज हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझ रहे थे और उन स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मॉडल डिस्कस किए थे और इन मॉडल्स में हमने ये बात समझी थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बना हुआ है लिपिड प्लस प्रोटीन है प्लस इसमें कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। तो जो लिपिड है वो तो होगा बाई लेयर की फॉर्म में, और कौन सा लिपिड रहेगा इसमें? इसमें होगा फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा इसमें जो प्रोटीन है वो एक तो जो एम्बेडेड रहेगा अंदर इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा रहेगा इसमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट की दो फॉर्म हमें देखने को मिली हैं, एक है ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में और दूसरा है ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में। और ये कहाँ देखा जा रहा है? ये देखा जाता है ऑन अपर सरफेस पे। इसके अलावा लोअर सरफेस की जब बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इन लोअर सरफेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लोअर सरफेस में कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर चुके थे, हम डायग्राम के अंदर ये सारी बातें देख चुके हैं। अब यदि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की हम बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो थोड़ा सा इनके बीच में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे एक तरफ हम लिखते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक तरफ लिखते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये कहाँ देखे जाएंगे? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोनों सरफेस पर देखे जाते हैं। तो प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोनों सरफेस पर रहेंगे, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनसाइड होते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? एम्बेडेड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये अंदर रहते हैं, इनसाइड होते हैं। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की भी बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं और ये अनस्टेबल हैं। सॉल्युबल हैं एंड अनस्टेबल होते हैं। जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करेंगे तो ये होते हैं इनसॉल्युबल, और ये बहुत ही कम क्या होते हैं? लेस अनस्टेबल हैं। मीन्स ज़्यादातर ये स्टेबल रहेंगे और बहुत ही कम अनस्टेबल होंगे। इसके अलावा जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, क्योंकि ये अनस्टेबल हैं तो इनको आसानी से हटाया जा सकता है। हम पीएच को बदलें, थोड़ा टेम्परेचर चेंज करें तो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस से रिमूव हो सकते हैं। तो दे कैन बी रिमूव, इनको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर लोगे? बाय चेंज करोगे आप, और किस में चेंज करोगे? पीएच बदलोगे, टेम्परेचर बदलोगे, तो ये रिमूव हो जाएंगे। जबकि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं इनको आप आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी रिमूव, इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, टोटल प्रोटीन जितना देखा जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसका 30%
पार्ट एक्सटेंसिव प्रोटीन से बना होता है। तो ये कितना होता है? 30% होता है। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो टोटल प्रोटीन का 70% होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टोटल जितना प्रोटीन है उसका 70% इंट्रिंसिक है और 30% क्या है? एक्सट्रिंसिक है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देखोगे आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के कौन कौन से प्रोटीन होते हैं इसमें। इसमें एक होता है आपका स्पेक्ट्रिन। जो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है ये आरबीसी की मेम्ब्रेन पे देखा जाता है। इसके अलावा आपका एक होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन हो गया। और इसके अलावा साइटोक्रोम हो गया। एक होता है एटीपीएज हो गया। एटीपीएज जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे होता है। ये तो हम माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे भी अभी। और यदि हम इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा परमीएज हो गया। परमीएज हो गया। इसके अलावा आपका ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। इसके अलावा एक आपका हो जाएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाएगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो गया। और एक आपका जो आरबीसी के अंदर रहता है रोडोप्सिन हो गया। ये आरबीसी के अंदर देखा जाता है। तो ये सारे हो गए आपके प्रोटीन। अच्छा, एक हमने बीच में प्रोटीन बनाया देखो, हमने बोला था ये पोरीन की तरह काम कर रहा है। तो वो भी क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही है तो उसको भी हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ऐसा जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, मींस इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ इस पॉइंट को। देखिए, जैसे हमने ये बनाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारी हो गई लिपिड की बाई लेयर, ये प्रोटीन लेयर हो गई, इसके नीचे ये लिपिड बाई लेयर हो गई। इस तरीके से ऐसे ही ये प्रोटीन लेयर हो गई, ये लिपिड बाई लेयर हो गई। ये आउटर सरफेस, ये हो गई इनर सरफेस। अब इसके बीच में ना हमने एक प्रोटीन की फॉर्मेशन गई थी इस तरीके से, आपको दिखाई दे रहा था। ये होता है, ये जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, जैसे माइक को प्लीज अपने म्यूट रखें। जैसे ये है हमारा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, तो ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ से जा नहीं सकता, यहाँ से जा नहीं सकता। तो ये क्या होगा, इस पोरीन के अंदर जाएगा आयन चैनल के थ्रू, और आयन चैनल को क्रॉस करके ये ईसीएफ से आईसीएफ में एंटर कर गया। या मान लीजिए कोई सब्सटेंस जो है वो यहाँ है आईसीएफ में, तो वो आईसीएफ से एंटर करेगा और ईसीएफ के अंदर मूव कर जाएगा। तो यानी कि जो ये प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये भी एक तरीके का जिसको हम लोग बोल रहे हैं टनल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये क्या करता है, ये सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस कराने का काम करेगा। यानी कि किसी पार्टिकल को ईसीएफ से आईसीएफ में मूव कराएगा और कुछ को ये आईसीएफ से ईसीएफ में मूव कराता है। इस तरह के प्रोटीन को, इंट्रिंसिक प्रोटीन को बोलते हैं हम लोग टनल प्रोटीन। ये टनल की तरह काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड टनल प्रोटीन, या इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये हो गया आपका टनल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्टेशन, मेम्ब्रेन को ट्रांस, तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब जो सब्सटेंस वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स को या वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्वापोरेंस। और एक्वापोरेंस 8 मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके नोट्स में मेंशन नहीं होगा, इस चीज को ऐड कर लीजिएगा। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को या वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए जो आयन चैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको बोलते हैं एक्वापोरेंस। और एक्वापोरेंस 8 मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। और इसका एक एग्जांपल है एक्वापोरेन का, हम लिख सकते हैं यहाँ पर
जो एग्जाम्पल आपको आप मेंशन है आपको, इट इज ग्लाइकोपोरिन। एक बार लाइन टू लाइन बता दो। ये बात बताओ ना, देखो सुनो, यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे हमने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात समझ ली कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब होता है ऐसे इंट्रिंसिक प्रोटीन जिनके थ्रू जो सब्सटेंस है वो ईसीएफ से आईसीएफ में मूव करे या आईसीएफ से ईसीएफ में मूव करे। अब हम ये बोल सकते हैं क्योंकि इनके थ्रू ना हमारे आयंस भी मूव करेंगे, कुछ जैसे सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ये भी मूव करेगा, तो इनको हम आयन चैनल भी बोल सकते हैं, आयन चैनल्स भी बोलते हैं। यदि जो मैं आयन चैनल की बात करूं तो जो आयन चैनल्स हैं, ये आयन चैनल्स क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल के पैसेज के लिए भी होंगे। तो ये क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को भी पास करेंगे, और जो वाटर मॉलिक्यूल को पास करेगा उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया है एक्वा पोरिन। और ये कितने मॉलिक्यूल से मिलके बना है, मेड अप ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना है, इसको बोलते हैं एक्वापोरिन। इसी का एक एग्जांपल है ग्लाइकोपोरिन। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने समझ ली। यहाँ तक यदि किसी को डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन हमें ये पता तो चल गया कि इसमें प्रोटीन है। हर्षित बोलिए। तो किस चीज के 8 मॉलिक्यूल से बना होता है, प्रोटीन के? प्रोटीन के। तो अभी हम समझेंगे इसमें केमिकल कंपोजिशन। अब तक हमने ये बात समझ ली कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर बनी है। अब उसमें कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, कितना उसके अंदर वाटर रहेगा, कितना परसेंट उसमें फॉस्फोलिपिड होगा, ये सारी बातें हम समझते हैं। और फिर जो प्रोटीन देखा जा रहा है वो किस किस तरह का हो सकता है, कौन कौन सा प्रोटीन उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आती हैं केमिकल कंपोजिशन के अंदर। तो अब हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। केमिकल composition of सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन यदि समझें तो इसके अंदर रहेगा प्रोटीन, प्रोटीन रहेगा। और प्रोटीन कितना होगा, 40 to 60% तो इसमें प्रोटीन ही होगा। इसके अलावा इसके अंदर रहेगा फॉस्फोलिपिड, ये दो तो मेन कंपोनेंट हैं इसके। और फॉस्फोलिपिड कितना परसेंट रहेगा, फॉस्फोलिपिड रहेगा इसमें 20 to 30%। तीसरा इसके अंदर रहेगा वाटर, होगा अराउंड 20%। और इसके अंदर रहेगा कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो रहेगा इसमें लगभग 1.5% के आसपास। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें जो प्रोटीन है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, यदि जो प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैकेनिकल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो प्रोटीन करता क्या क्या है, सबसे पहली बात दे फॉर्म मैकेनिकल स्ट्रक्चर, मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी बात क्या करेगा, ये सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में। हाँ हर्षित बोलिए। मैकेनिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं सर? मैकेनिकल स्ट्रक्चर का मतलब जैसे अभी आप देख रहे थे ना, अभी आपने डायग्राम में देखा था
कि उसके जो स्ट्रक्चरल पार्ट बन रहे हैं, जैसे एक्सटेंसिव प्रोटीन हो गया, इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, स्ट्रक्चर बना रहा है ना इसकी, मतलब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख रहे हैं वो किससे बना हुआ है। तो आप देख रहे हो लिपिड से बना हुआ है, लिपिड ने उसकी बाइलेयर की फॉर्मेशन करी है, आउटसाइड में उसमें प्रोटीन देखा जा रहा है, अंदर उसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड है। तो जो स्ट्रक्चरल व्यू आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रक्चर। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। मतलब कि वो किस तरह से बना हुआ है ये सारे, जैसे हम किसी, जैसे मान लो आप किसी भी बेड की बात करते हो तो आप बोलोगे बेड का जो स्ट्रक्चर है वो किससे, वुडन से बना हुआ है ये, ठीक है। उसी तरह से क्या है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन क्या कर रहा है, प्रोटीन उसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है, उसके मैकेनिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा प्रोटीन और क्या काम करता है, एक तो स्ट्रक्चर बनाएगा, दूसरा प्रोटीन को आपने देखा है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है। तो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। अभी हमने आपको बताया था कि इसमें जो हमारा प्रोटीन है वो आयन चैनल की तरह भी काम करेगा जिससे सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होंगे। इसके अलावा जो प्रोटीन है ये फाइब्रस हो सकता है, ग्लोबुलर मतलब स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है, और एंजाइमेटिक भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है। प्रोटीन में भी फाइब्रस, फाइबर हो सकता है, फाइबर कितना मतलब इस शेप का हो सकता है, फाइब्रस शेप का, या ग्लोबुलर हो सकता है, ग्लोबुलर का मतलब है स्फेरिकल ऐसे, या फिर कैसा हो सकता है ये, कैरियर हो सकता है। कैरियर प्रोटीन का मतलब होता है, जैसे ये देखो ये बात समझ लो, जैसे ये हो गया आपका ECF, ये हो गया आपका ICF, एक यहाँ पर ये पार्टिकल है, मान लो सोडियम ही है ये, इसको क्रॉस करके अंदर जाना है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है ये प्रोटीन, इसको बोलेंगे हम कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, सोडियम इसके साथ अटैच होगा, पहले इस पे अटैच हुआ, फिर ये कैरियर प्रोटीन इस सोडियम को ECF से लेके जाएगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आया, और आने के बाद यहाँ पर इस प्रोटीन को, इस सोडियम को रिलीज कर देगा, ठीक है। और फिर से ये कैरियर प्रोटीन अपनी वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा और दूसरे सब्सटेंस का वेट करेगा। जैसे मतलब बिल्कुल रिक्शे वाले की तरह, ई रिक्शा की तरह काम कर रहा है ये। एक जगह खड़ा रहेगा, जैसे ही सवारी आएगी उसको बैठाएगा, उसको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचाएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो कैरियर प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, ये सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन कैरियर की तरह भी काम कर सकता है। इसके अलावा क्या करेगा, जो प्रोटीन है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन भी शो कर सकता है, मतलब एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। तो ये सारी बातें कुछ जनरल पॉइंट हो गए प्रोटीन के। अब प्रोटीन को हमने फिर क्लासिफाई किया है अलग अलग कैटेगरी के अंदर। जी हर्षित बोलिए। सर ये सोडियम आयन आयन चैनल के थ्रू नहीं, आयन नहीं जा चैनल के थ्रू जा सकते हैं, आयन चैनल के थ्रू जाते हैं। मैंने बस एग्जांपल के लिए कैरियर प्रोटीन का फंक्शन समझाने के लिए सोडियम ले लिया। वैसे इसके थ्रू किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसके थ्रू आपका ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाले सेक्शन में मैं आपको ये समझाऊंगा, हम लोग जब पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो वहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन के सारे तरीके पढ़ेंगे। कैरियर प्रोटीन के थ्रू भी देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, आयन चैनल के थ्रू कैसे हो रहा है वो भी देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, तो वहां आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आयन चैनल के थ्रू वैसे सोडियम आयन चैनल होता है जिसके थ्रू सोडियम मूव करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमने अभी आपको आयन चैनल बताए हैं ना, वो आयन चैनल कई टाइप के होते हैं। जैसे सोडियम के लिए होता है सोडियम आयन चैनल, सोडियम और पोटेशियम दोनों जिस चैनल के थ्रू मूव करते हैं उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल या सोडियम पोटेशियम पंप। क्लोरीन के लिए होता है क्लोरीन आयन चैनल। तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए बहुत सारे आयन चैनल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखे जाते हैं।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन प्रोटीन क्लासिफिकेशन के बारे में। तो प्रोटीन को फिर हमने क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन, यदि जो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो लोकेशन के बिहार पे बांट दिया। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन दी बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बिहार पे दो पार्ट में बांटा है और ये तो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। बाहर रहेगा तो एक्सट्रिंसिक और अंदर रहेगा तो इंट्रिंसिक। ठीक है। फिर जो दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका वो है फंक्शन के बिहार पे, कि वो स्ट्रक्चर बना रहा है, कैरियर प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, या आयन चैनल की तरह काम कर रहा है, या उसकी तरह एंजाइम की तरह काम कर रहा है। तो इसको रब करते हैं और सेकंड क्लासिफिकेशन पे रखते हैं। देखिए सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बिहाफ पे एंजाइम में सबसे पहला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होंगे? जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहे हैं या जो किसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए हो गया केराटिन प्रोटीन। जो केराटिन प्रोटीन है ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा एक हो गया डर्मेटिन प्रोटीन, ये भी क्या करेगा? स्ट्रक्चर बनाएगा, स्किन के अंदर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का काम करेगा ये। सेकंड हमारे पास आता है फिर एंजाइमेटिक, जो एंजाइम की तरह काम करेगा, एंजाइमेटिक प्रोटीन। एंजाइमेटिक प्रोटीन में जैसे एक हमने बताया था आपको एटीपीएज हो गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे देखा जा रहा है, ये एंजाइम की तरह काम करता है। एक आपका आरएनएज हो गया, ये भी एंजाइम की तरह काम करेगा। ठीक है। एक आपका हो गया एडेनाइल साइक्लेज हो गया, ये भी एंजाइम की तरह काम करेगा। एक आपका हो गया एल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया, ये भी आपका एंजाइम की तरह ही काम करेगा। तीसरा हमारे पास आता है कैरियर प्रोटीन, इसको हमने अभी समझा था, जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। इस कैरियर प्रोटीन के अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर आपके टनल प्रोटीन भी आते हैं, जो हमने अभी पढ़े थे, मीन्स आयन चैनल भी आएंगे, टनल प्रोटीन आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ प्रोटीन जो आउटर मेम्ब्रेन पे देखे जा रहे हैं, जो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। टनल प्रोटीन हो गए, कुछ आयन चैनल्स हो गए, ये सारे के सारे कैरियर प्रोटीन की तरह काम करते हैं। तो फंक्शन के बिहाफ पे तीन तरह के हो गए। सब्सटेंस को यदि ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो कैरियर प्रोटीन, यदि एंजाइम की तरह काम कर रहा है तो एंजाइमेटिक, और यदि स्ट्रक्चर बना रहा है तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ये हमने सबसे पहले देख लिया प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बाद सेकंड हम बात करते हैं लिपिड के बारे में। सेकंड कंपोनेंट जो है वो है लिपिड। लिपिड की यदि बात करोगे तो ये फैटी सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिकम्पोजिशन से बचाते हैं। तो दीज आर फैटी सब्सटेंस, ये फैटी सब्सटेंस है विच प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चर्स फ्रॉम डिकम्पोजिशन। ये उसको डिकम्पोजिशन से बचाएंगे, खराब नहीं होने देंगे, डिकम्पोज नहीं होने देंगे। ठीक है। और जो लिपिड हैं आपके, ये कितनी तरह के हो सकते हैं? लिपिड हमारे चार तरह के हो सकते हैं। जैसे पहला हमने देखा फॉस्फोलिपिड, इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा और ये मेनली सेल मेम्ब्रेन में देखे जाते हैं। तो ये क्या है? मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। माइक को प्लीज म्यूट रखें। ये सेल मेम्ब्रेन के मेन कंपोनेंट हैं। और इसमें देखोगे यदि एग्जांपल कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाएगा फॉस्फोलिपिड में, जैसे लेसिथिन हो गया,
लेसिथिन हो गया। इसके अलावा आपका एक सिफेलिन हो गया। ये बेटा डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में, माइक को म्यूट रखें। सिफेलिन हो गया। इसके अलावा एक हो गया आपका कार्डियोलिपिन। ठीक है, ये आपके हो गए फॉस्फोलिपिड के अंदर एग्जाम्पल आएंगे। फॉस्फोलिपिड के बाद सेकंड हमारे पास आता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड वो होते हैं जिनके साथ क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा, यानी कि ये किससे बनते हैं, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। जब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाए तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। और ये कहाँ देखे जाएंगे, ये देखे जाते हैं आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे देखे जाते हैं। और तीसरे हमारे पास हो गए स्टेरॉल। स्टेरॉल में आपके पास आता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल की लोकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पर होता है, ये इनर सरफेस पे देखा जाता है ये कोलेस्ट्रॉल। ये होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में तो कोलेस्ट्रॉल देखा जाएगा। एक होता है फाइटोस्टेरॉल, प्लांट सेल में देखा जाता है फाइटोस्टेरॉल। ठीक है, प्लांट सेल में ना कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, प्लांट सेल में होता है फाइटोस्टेरॉल। और तीसरा होता है फंगस के अंदर, और फंजाई की सेल में या माइक्रोब की सेल में देखा जाता है एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल ये होता है माइक्रोब्स के अंदर। तो ये हो गया आपके स्टेरॉल। इसके बाद फोर्थ हमारे पास जो आता है स्टेरॉल के बाद वो है स्फिंगोलिपिड। और ये जो स्फिंगोलिपिड है, यदि इसकी बात करें तो ये आपके न्यूरॉन्स में देखे जाते हैं। इसका एक एग्जांपल है स्फिंगोमाइलिन। ये कहाँ देखे जाते हैं, ये देखे जाते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिपिड। लिपिड के बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जो है ये तो मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे देखे जाएंगे। आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां प्रेजेंट रहेंगे ये। और इसमें दो ही हो सकते हैं जो हम दोनों के दोनों पढ़ चुके हैं, एक है आपका ग्लाइकोलिपिड, दूसरा हो गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन। दो फॉर्म में होता है ये, ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में रहता है और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो, इसमें कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ेंगे ना बायोमोलिक्यूल में, तो मैं आपको तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट बताऊंगा। एक हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड, दूसरे पढ़ेंगे हम ओलिगोसेकेराइड, और तीसरे पढ़ेंगे हम पॉलीसेकेराइड। तो जो यहाँ देखे जा रहे हैं ये होते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके अंदर जो मोनोमर यूनिट है वो कितनी होती है, इनके अंदर 2 to 9 सेकेराइड मॉलिक्यूल देखे जाते हैं। जिनमें 2 से 9 सेकेराइड मॉलिक्यूल हो, या तो 2 रहेंगे या फिर 9 रहेंगे, वो कहलाएंगे आपके ओलिगोसेकेराइड। इसमें ही आपका आता है डाइसेकेराइड, इसके अलावा ट्राइसेकेराइड, ठीक है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा और नन, इस तरीके से होते हैं। डाइसेकेराइड में जैसे आपका वो हो गया सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक है, और ट्राइसेकेराइड में आपका रेफिनोज हो गया। इस तरीके से हमारे पास ये होते हैं सेकेराइड मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर मेनली आपके देखे जाते हैं ओलिगोसेकेराइड। तो ये हो गया हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कॉम्पोजिशन को समझने के बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या काम
आती है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर। जी हर्षित बोलिए। सर एक बार फिर से बताना ओलिगोसैकेराइड के बारे में। देखो सैकेराइड मॉलिक्यूल की यदि आप बात करोगे ना कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में आपके वो कार्बोहाइड्रेट आते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सैकेराइड मॉलिक्यूल या एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारे क्या है, मोनोसैकेराइड हैं। और ओलिगोसैकेराइड आपके वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके अंदर 2 से 9 सैकेराइड मॉलिक्यूल रहेंगे। जैसे एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, तो 2 हो गए ना, तो बोलेंगे डाइसैकेराइड। और ये क्या बनेगा ग्लूकोज फ्रक्टोज से जुड़ने से, ये बन जाएगा आपका सुक्रोज। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिनके अंदर 2 से 9 सैकेराइड मॉलिक्यूल हैं वो कहलाएंगे ओलिगोसैकेराइड। इसमें आप क्या आते हैं, अगर 2 हैं तो डाइसैकेराइड, 3 हैं तो ट्राइसैकेराइड, 4 हैं तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, इस तरीके से चलता जाएगा। और अगर 9 से ज्यादा हो जाए तो वो कहलाएगा पॉलीसैकेराइड। चलिए अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यदि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कराता है, गिव्स डेफिनेट शेप टू दी सेल। ये सेल को एक डेफिनेट शेप देगा। दूसरी बात ये क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मतलब उसको बाउंड्री प्रोवाइड करा रहा है। तो प्रोटेक्ट दी साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करेगा। तीसरी बात ये क्या करता है, ये सेल को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, सेव द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, सेल को मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा। इसके अलावा ये क्या करता है, इसके अंदर ना रिसेप्टर्स देखे जाते हैं, तो ये हार्मोन्स को रिसीव करने का काम करता है, सेल सिग्नलिंग का काम करता है। हैव रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन्स। जैसे आपने अपनी 10th क्लास में एक हार्मोन पढ़ा होगा एड्रेनलिन, तो हमने ये पढ़ा था कि एड्रेनलिन फाइट और फ्लाइट मतलब इमरजेंसी कंडीशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जब एड्रेनलिन रिलीज होगा हमारे ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, तो ये जाके मेम्ब्रेन पर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं उनके साथ जाके अटैच होगा और अटैच होकर अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। तो ये क्या करता है, एड्रेनलिन जो है ये, या जो भी हमारे सेल मेम्ब्रेन है, ये इनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करेगा, ये सीलिया और फ्लैजिला को कवरिंग प्रोवाइड कराता है या शीट प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड शीट टू सीलिया एंड फ्लैजिला। इसके अलावा ये क्या करेगा, ये सेल के अंदर कंपार्टमेंट फॉर्मेशन का काम करता है, कंपार्टमेंट फॉर्मेशन ऑफ सेल। इसके अलावा इसके अंदर हमने देखा था प्रोटीन्स देखे जाते हैं, कैरियर प्रोटीन, तो ये सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके अलावा जो इम्पल्स हैं उनके ट्रांसमिशन काम करता है, तो हेल्प इन नर्व इम्पल्स
ट्रांसमिशन, ये नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन का भी काम करता है। ठीक है, आयन चैनल का एक्सचेंज करके, या हम बोलेंगे आयन चैनल नहीं, हम बोलेंगे आयंस के एक्सचेंज से ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करने का, उसके ट्रांसमिशन में भी हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे, जो सभी फंक्शन आपको आने चाहिए। अब इसमें से एक फंक्शन में देखा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हालांकि हमें चैप्टर नंबर 11 में पढ़ना है, वहीं हमें डिटेल में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन का एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितनी कितनी तरह का हो सकता है और कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो देखिए, हम जरा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मतलब है कि सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि द ट्रांसपोर्टेशन या द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो हो रहा है, ये तीन तरह से हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तीन तरह से हो सकता है। एक हो सकता है एक्टिव, जो एनर्जी की मदद से होगा। दूसरा हो जाएगा पैसिव, जो विदाउट एनर्जी हो जाएगा। और तीसरा होगा बल्क ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव, पैसिव और बल्क ट्रांसपोर्टेशन। जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, जो एनर्जी की हेल्प से हो रहा है, ये दो तरह से हो सकता है। इसमें एक तो हो सकता है एंडोसाइटोसिस। ये सारी चीजें ना हम पढ़ेंगे आगे अभी। एंडोसाइटोसिस क्या है, देखो जैसे ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये कोई फूड पार्टिकल है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेगा। तो फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है एंडोसाइटोसिस। किसी भी सब्सटेंस को यदि एनगल्फ कर लिया जाए तो वो कहलाएगा एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस दो तरह से हो सकता है। यदि जो लिक्विड को या यदि जो सॉलिड को एनगल्फ कर रहे हो तो कहलाता है फैगोसाइटोसिस। भाई सेल अगर किसी सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ कर रही है तो फैगोसाइटोसिस, और इसको बोलते हैं सेल ईटिंग, कि सेल क्या कर रही है, खा रही है। और यदि लिक्विड को एनगल्फ कर रही है तो पिनोसाइटोसिस। और जब लिक्विड को एनगल्फ करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस या फिर सेल ड्रिंकिंग। बोलिए हर्षित। सर आपने नोट्स में तो बल्क के बताए थे, आप ये टाइप एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। ओह एक मिनट, हाँ बल्क के ही होंगे यार, ये थोड़ा मैंने इसको बनाने में गड़बड़ कर दी है। एक मिनट, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। हाँ ये बल्क के ही टाइप है। ये जो है बल्क का ही टाइप है। और एक्टिव के टाइप बताऊंगा मैं क्या होता है। तो बल्क के हमारे दो तरह से हो सकता है, एक तो एंडोसाइटोसिस, जिसमें अगर सॉलिड को एंगल्फ करेगा तो फैगो, और लिक्विड को एंगल्फ करेगा तो पिनोसाइटोसिस। और दूसरा हो जाएगा आपका एक्सोसाइटोसिस। और एक्सो में क्या होगा, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और ये वेस्ट मटेरियल हो गया सेल के अंदर जो बना है, तो इस वेस्ट मटेरियल को सेल क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर रिलीज कर देगी। तो इसको बोला जाएगा एक्सोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस को एक नाम और दिया गया है, इट इज कॉल्ड सेल वॉमिटिंग। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉमिटिंग। तो यहाँ पर हमने बल्क को तीन तरह से समझ लिया। फैगोसाइटोसिस हो सकता है,
इनोसाइटोसिस हो सकता है और एक्सोसाइटोसिस हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉमिटिंग भी हो सकता है। तो ये समझ लिया हमने बल्क ट्रांसपोर्टेशन। बल्क ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि जिसमें जो सब्सटेंस है वो बल्क में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, सब्सटेंस यदि बल्क में ट्रांसफर हो रहा है तो कहलाएगा बल्क ट्रांसपोर्टेशन। अब यदि हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है ये भी दो तरह से हो सकता है और ये बिना एनर्जी के होता है। ये विदाउट एनर्जी होगा। इसमें आपके पास एक आता है डिफ्यूजन और दूसरा आता है ओस्मोसिस। वन इज डिफ्यूजन, सेकंड इज ओस्मोसिस। डिफ्यूजन में फिर दो हो सकते हैं, एक हो सकता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। देखो, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे ना यहाँ पर इस एरिया में गैस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये गैस के जो पार्टिकल हैं वो ऑटोमेटिकली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे और ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। तो सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है कि पार्टिकल्स का या सॉल्यूट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना और तब तक मूव करते रहना जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल डिफ्यूजन। इसका एग्जांपल यदि आप देखोगे तो इसका एग्जांपल आपके पास आता है मिक्सिंग ऑफ गैस। मिक्सिंग ऑफ गैस। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी यही होता है कि हाई कंसंट्रेशन से जो सॉल्यूट है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन इसमें जो मूवमेंट होता है वो होता है बाय चैनल के थ्रू, किसी आयन चैनल के थ्रू जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज बाय सोडियम आयन चैनल। सोडियम आयन चैनल के थ्रू फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन होना ये कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सिंपल मतलब होता है सॉल्यूट का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। सिंपल डिफ्यूजन में जो सॉल्यूट है वो ऐसे ही मूव कर जाएंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जैसे गैसेस का मिक्स होना। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सॉल्यूट मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन आयन चैनल के थ्रू जाएगा, जैसे फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन सोडियम आयन चैनल के थ्रू होना। फिर एक आता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में ना, ओस्मोसिस में सॉलिड मूव नहीं करता, ओस्मोसिस में मूव करता है आपका सॉल्वेंट। और जो ओस्मोसिस है ये हमारा दो तरह का हो सकता है कि यदि कोई पार्टिकल इनसाइड मूव कर रहा है तो एंडो ओस्मोसिस, यदि लिक्विड अंदर मूव कर रहा है तो एंडो ओस्मोसिस, और यदि बाहर मूव कर रहा है तो एक्सोस्मोसिस। ठीक है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। और इसमें जो मूवमेंट होती है वाटर की वो होती है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। और इसके डिटेल कंसेप्ट हम लोग चैप्टर नंबर 11 में समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्मोसिस और डिफ्यूजन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये कैसे होगा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है ये हो रहा है बाय यूजिंग एटीपी, एनर्जी की मदद से होगा। और ये कई तरह के हो सकते हैं, मैनी टाइप्स, इसके कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें एक आपका कैरियर ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। इसके अलावा सोडियम पंप हो गया, पोटेशियम पंप हो गया, या सोडियम आयन चैनल के थ्रू हो गया। इसके अलावा आपका क्लोराइड आयन चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सारा का सारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो वो कहलाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर आके हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को भी क्लियर कर दिया, समझ लिया हमने। ट्रांसपोर्टेशन समझ लिया। ट्रांसपोर्टेशन में हमने तीन टाइप देखे, एक देखा बल्क, दूसरा देखा पैसिव और तीसरा देखा हमने एक्टिव। ये तीनों ही तरह के ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड हैं आपको समझ में आ गए हैं। अभी हमने इनका एक फ्लो चार्ट समझा है सिर्फ।
इनकी और डिटेल जो स्टडी है वो हम आगे करेंगे। इसमें से देखो जो ये वाला ट्रांसपोर्टेशन है ना, बल्क ट्रांसपोर्टेशन, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये तो हम सेल वाले चैप्टर में ही पढ़ लेंगे। अभी जब हम पढ़ेंगे आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे आपको वैक्यूल पढ़ाएंगे, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। रह जाएगा आपका पैसिव और एक्टिव। पैसिव और एक्टिव को हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं पर हमें इसको डिटेल में स्टडी करना है। तो यहाँ तक आप लोग करके रखें। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग मॉडिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक पढ़ के रखिए। जी हर्षित बोलिए। एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के बारे में एक बार फिर से बताना सर थोड़े। हाँ देखो, जैसे ना इसको एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एक मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में रखा हुआ है सॉल्ट, नमक है, और इस नमक में आपने क्या करा, एक अंगूर का दाना डाल दिया, ठीक है। तो अंगूर जो है ना, उसमें से क्या होगा, जो पानी है वो सारा बाहर आ जाएगा और अंगूर कैसा कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो यहाँ जो प्रोसेस हुआ ये हुआ एक्सोस्मोसिस। लिक्विड यदि बाहर आ जाए सेल से तो एक्सोस्मोसिस। अब एक कंटेनर और लो आप, इसमें आपने मिल्क ले लिया और इसमें क्या करा, इसमें ये किशमिश डाल दी, तो क्या होगा, जो मिल्क है वो किशमिश के अंदर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका एंडोस्मोसिस। यदि लिक्विड सेल के अंदर चला जाए तो एंडोस्मोसिस, सेल से बाहर आ जाए तो एक्सोस्मोसिस। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब ऐसा क्यों होता है? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। हाँ, ऐसा होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। देखो पहले वाले केस में जो सॉल्ट है वो कैसा है, हाइपरटोनिक है, और जो अंगूर के अंदर का लिक्विड है उसके अंदर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो है हाइपोटोनिक, और वाटर मूव करता है हाइपो से हाइपर की तरफ, इसलिए पानी बाहर आ गया। दूसरे वाले केस में जो बाहर लिक्विड है वो हाइपोटोनिक है और अंदर किशमिश के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो हाइपरटोनिक है। तो वाटर हमेशा मूव करेगा या लिक्विड हमेशा मूव करेगा हाइपो से हाइपर, इसलिए लिक्विड अंदर चला गया। ये हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 11 में समझेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैंने आपको उसका आइडिया दे दिया है। क्लियर हो गया होगा ये डाउट आपका, आई थिंक। सर फिर एंडोस्मोसिस और पिनोसाइटोसिस में क्या फर्क है? देखो पिनोसाइटोसिस जो है ना, ये तो सेल के मॉडिफिकेशन से होता है। ये अभी आप देखोगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, वैक्यूल पढ़ाएंगे ना, या जब मैं आपको लाइसोसोम पढ़ाऊंगा तो वहां पर दूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने शेप को बदलती है और शेप को बदल के लिक्विड को एनगल्फ कर लेती है, तो वो कहलाता है पिनोसाइटोसिस। लिक्विड पार्ट को एनगल्फ करेगी। लेकिन यहाँ पर जो आपका एंडोऑस्मोसिस है, इसमें ना जो सेल मेम्ब्रेन है उसका शेप नहीं बदलता, उसके अंदर लिक्विड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से चला जाता है, जबकि यहाँ पर उसका शेप चेंज होता है। ठीक है सर, आगे समझ लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।